हेलो स्कॉलर्स, दिस इज यश एंड वेलकम बैक टू सिटी पॉइंट। सो आज हमें क्या करना है? आज हमें करना है व्हाट? देखते हैं। वैसे तो मुझे पता है क्या करना है। यू गेस फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, बिकॉज़ इन द लास्ट सेशन वी कंप्लीटेड कंपाउंड प्रिपरेशन, है ना? कंपाउंड प्रिपरेशन का एक लेंथी लेक्चर लिया था हमने 1 घंटे से ज़्यादा का, और आज के सेशन में भी कुछ ऐसा ही करने वाले, बट इट इज़ नॉट लॉन्गर, ठीक है? लॉन्गर देन द प्रीवियस वन, दैट इज़ कंपाउंड प्रिपरेशन। आज के सेशन में वी आर गोइंग टू डू डबल प्रिपरेशंस। डबल प्रिपरेशन थोड़ी-सी डिफरेंट होती है फ्रॉम कंपाउंड प्रिपरेशन, और डबल प्रिपरेशन आज हम करेंगे, और इन अ वन गो, इन अ वन सेशन, पर्टिकुलर सेशन ऑफ टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट डबल प्रेपोजिशंस। तो आज के सेशन में हमें कैसे भी बाय हुक और बाय क्रुक डबल प्रेपोजिशंस जितने भी हैं ग्रामर में एग्जिस्ट करती हैं वो कंप्लीट करना है, ठीक है? तो एक ही सेशन होगा डबल प्रेपोजिशंस का। सो दिल थाम के बैठ जाओ, और अगर आपको तैयारी करनी है और सही से क्या करना है, प्रेपरेशन करनी है, तो आज डबल प्रेपरेशन हम कर देते हैं, ठीक है? आई होप यू कैन सी मी, आई होप आई एम ऑडिबल टू यू एंड आई एम विजिबल टू यू, है ना? चलिए, डबल प्रेपोजिशन क्या होती है? बहुत ही सिंपल है, और मुझे इस बात का पता है कि भाई बचपन से तुम ये यूज करते आ रहे हो, लेकिन हो सकता है कुछ कंफ्यूजन हो, और डेफिनेटली होगी, बिकॉज मेरे को भी थी। मैंने आई स्टार्टेड लर्निंग, तो मुझे थी कि भाई बिलो और अंडर में क्या डिफरेंस होता है। मुझे ये थी कि बिलो और बीनीथ में क्या डिफरेंस होता है। तो डाउट हो सकते हैं, पक्का डाउट होंगे, तो उसी को क्लियर करने के लिए वी आर वी यू हैव टू टेक टुडे सेशन। और ये मत सोचना कि भाई जितना भी तुम्हें आता है वो सफिशिएंट है। हो सकता है कुछ ऐसा सीखने को मिल जाए विच इज मोर एफिशिएंट फॉर यू, फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, है ना? चलिए, डबल प्रपोजिशंस, डबल का मतलब क्या हो गया? अच्छा, हमने पढ़ा था लास्ट टाइम में कंपाउंड प्रपोजिशन। कंपाउंड प्रपोजिशन कैसे बनाई जाती है, ठीक है? कंपाउंड प्रपोजिशन बनाई जाती है, लेकिन डबल प्रपोजिशन को बनाने की जरूरत नहीं है। वी जस्ट मिक्स टू ऑफ द प्रपोजिशंस। जब दो अलग अलग प्रपोजिशन आपस में मिल जाती है तो वो डबल प्रपोजिशन का काम करती है, और कुछ नहीं है। यही लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना? कि भाई प्रपोजिशन विच आर द कॉम्बिनेशन ऑफ टू, मतलब दो प्रपोजिशन को मिला दोगे। हमें कुछ मिक्सचर नहीं करना है, हमें कुछ मॉडिफिकेशन नहीं करनी है। वी जस्ट डिड व्हाट, वी एडेड दी टू प्रपोजिशंस टू मेक अ डबल प्रपोजिशन। कंपाउंड प्रपोजिशन में क्या होता है? थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होती है ना, दो प्रपोजिशन की। चलिए, अब हो गया है बहुत इंट्रोडक्शन, और ये इतनी है जो तुम्हारे एग्जाम पढ़ने के लिए काफी है, ठीक है? कोई भी मैंने नहीं छोड़ी है, ठीक है? और जो अगर लगेगा मुझे कि भाई मेरे से मिस हो गई, आई विल बी टेलिंग दैट पर्टिकुलर थिंग इन द नेक्स्ट सेशन, इन द नेक्स्ट लेक्चर। चलिए, पहला है आपका इनटू। इनटू के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? इतने जरूर इनटू लाइफ में यूज किया होगा। ये भी हो सकता है कि भाई आपको इन और इनटू के बीच में डिफरेंस ना पता हो। मैं एक सेशन और लूंगा जो कंफ्यूजिंग प्रपोजिशंस का होगा, मतलब कुछ ऐसी प्रपोजिशन जिसका हमें पता नहीं है कि भाई ये प्रपोजिशन आनी चाहिए इस सेंटेंस में, तो ये प्रपोजिशन आनी चाहिए इस सेंटेंस में, ठीक है? हो सकता है, बिकॉज इनटू और इनमें ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों के डिफरेंस हैं, मतलब डिफरेंट यूजेस हैं इन ऑल दी स्टेटमेंट्स, ठीक है? चलिए, पहले इनटू के पहला यूज पे आ जाते हैं। तो डिनोट मोशन टुवर्ड्स द इनसाइड ऑफ एनीथिंग। देखो, इन और इनटू में क्या डिफरेंस होता है? मैंने आपको जब इन करवाया था, मैंने आपको बोला था कि भाई इफ यू आर इनसाइड ऑफ एनीथिंग, ठीक है, या कहीं भी अंदर की बात हो, एनक्लोज स्पेस की बात हो, या एनक्लोज ना भी हो, अंदर होना चाहिए, तो इनका यूज करेंगे, ठीक है? मैंने आपको बोला था कि भाई अगर आप रूम में हो तो यू वुड बी सेइंग आई एम इन द रूम। लेकिन इनटू कैसे यूज हो जाएगा? इनटू के लिए भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई ये किसके लिए यूज होता है? इनसाइड के लिए। देखो, अगर आप रूम में रेस्ट पे हो, आपकी जो पोजीशन है वो रूम के अंदर या एनक्लोज स्पेस के अंदर रेस्ट पे है, तो इनका यूज करोगे। लेकिन अगर वो क्या है, इनटू में है, मतलब सॉरी मोशन में है, या आप बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हो, आउटसाइड टू इनसाइड जा रहे हो व्हाइल मूविंग, ठीक है, यू आर इन मोशन, तो इनटू का यूज करोगे, ठीक है? आई एम इन द रूम, ठीक है, हाउ वुड बी आई सेइंग आई एम इन द रूम, ठीक है, माय बॉस इज कमिंग इनटू द रूम, ठीक है? इस तरीके से बना, समझ में आ गया होगा? दो सेंटेंसेस मैंने यूज किए हैं, ठीक है? तो जब आप बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हो, ठीक है, एंड यू पोजेस अ मोशन, तो उस केस में आप इनटू का यूज करोगे, इनका नहीं करोगे, ठीक है? वी वेंट लेट इनटू द क्लास, ठीक है? अब ये क्या कह रहा है यहाँ पे? इस वाले वर्ब से आपको ये समझ में आ गया कि यहाँ पे गो का सेकंड फॉर्म है वेंट, है ना? और वेंट का मतलब क्या हो गया? जाना। और ये वर्ब क्या शो करती है? मोशन शो करती है, तो यानी कि मोशन हो रहा है, ठीक है? और कहाँ जाने की बात है? क्लास में जाने की बात है, तो सिंपल सी बात है, क्लास जो है एनक्लोज स्पेस होता है, ठीक है? और वहां पे जाने, अंदर जाने की बात है, तो इनटू का यूज करेंगे। यहाँ कदापि गलती से भी इनका यूज नहीं करना है, ठीक है? नेक्स्ट है, डिड यू कम इनटू माय कैबिन, ठीक है? तो भाई इसका मतलब क्या हो गया? क्या तुम मेरे कैबिन में आए थे? तो कुछ वर्ब्स होती है, आपको उससे पता लग जाएगा कि भाई ये वर्ब जो है क्या इंडिकेट कर रही है, मोशन इंडिकेट कर रही है, तो सो दैट यू हैव टू यूज इनटू, ठीक है? ही डाइव्ड इनटू द लेक,
इसका मतलब क्या होगा, डाइव मतलब पता है ना क्या होता है, ठीक है। तो बाहर से इस तरीके से भी यूज होगा, ठीक है, मतलब मोशन ही तो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे वैसे ऑन टू भी यूज कर सकते हैं, बट नो वरीज, अभी के लिए इनटू ध्यान रखो, ऑन टू पे आते हैं, ठीक है। और कंफ्यूजिंग प्रपोजिशन का मैं लेक्चर लूंगा, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मुझे पता है व्हेन आई यूज टू लर्न प्रपोजिशंस, तो आई यूज टू हैव कंफ्यूजन, लॉट ऑफ कंफ्यूजन कि भाई कौन सी प्रपोजिशन, ऑलमोस्ट ऑल दी प्रपोजिशंस यूज टू लाइक फील, यूज टू मेक मी फील कि भाई सब ही सिमिलर सिमिलर हैं, बट ऐसा नहीं है, डिफरेंस होता है सभी प्रपोजिशंस में, तो उसके लिए कंफ्यूजिंग वाला प्रपोजिशन का लेक्चर मेरे लिए रखना जरूरी है, सो डू नॉट वरी। तो ही डाइव इनटू द लेक, यानी कि बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है, मोशन में है, तो इनटू का यूज हो गया। सेकंड है टू इंडिकेट मोशन, मूवमेंट और प्रोग्रेस या ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, वही बात है, वही बात बोल रहा हूं। आई होप यू कैन सी माई फॉन्ट एंड ऑल ऑफ देम आर विजिबल टू यू, ठीक है। द कैटरपिलर चेंज इनटू अ बटरफ्लाई, जब आपको ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, ट्रांसफॉर्मर मूवी देखी है, तो कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या हो गया, यू आर चेंजिंग फ्रॉम वन पोजिशन, ठीक है, या वन मोड टू दी अदर, ठीक है। तो जब भी कोई मोशन की बात हो, मूवमेंट दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, प्रोग्रेस हो या ट्रांसफॉर्मेशन हो, यानी कि चेंज होने की बात हो, चेंज होने की बात हो, चेंज, ठीक है, ये चेंज तो नहीं हुआ, ये चेंज हो गया, हाँ। तो उसमें आप किसका यूज करोगे, इनटू का, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको एक वर्ब दिखेगी, कन्वर्ट। कन्वर्ट एक ऐसी वर्ब है जो हमेशा क्या दिखाती है, ट्रांसफॉर्मेशन दिखाती है। तो कन्वर्ट के साथ कभी भी देख लो, आपने साइंस वगैरह की बुक में देखा होगा, इनटू आता है हमेशा, ठीक है। वाई, बिकॉज वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। द कैटरपिलर चेंज्ड इनटू अ बटरफ्लाई, आपको पता है जो बटरफ्लाई होती है वो पहले शुरुआत में तो बटरफ्लाई जैसी पैदा नहीं होती है, वो शायद इन शुरुआत में कैटरपिलर होती है, फिर प्यूपा बनती है, देन बटरफ्लाई बनती है ना। तो जो कैटरपिलर है वो किस में ट्रांसफॉर्म हो गया, बटरफ्लाई में। तो इस प्रोसेस को इंडिकेट करने के लिए इनटू का यूज करेंगे। यहाँ पे चेंज भी आ सकता है या कन्वर्ट भी आ सकता है वर्ब, विच शोज मेटामॉर्फिज्म, मतलब विच शोज द चेंज, है ना। तो इस तरीके से आपको यूज करना है इनटू को। नेक्स्ट है वी ऑब्जर्व्ड हर मेटामॉर्फिस, हाँ फोर्सेस, हाँ ठीक है, वी ऑब्जर्व्ड हर मेटामॉर्फोसिस, ये मैंने सही लिखा है, एक सेकंड देखने दो, मेटामॉर्फिज्म, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो वी ऑब्जर्व्ड हर मेटामॉर्फिज, बोलने में ऐसा लग रहा है, चलो कोई बात नहीं, सही है सही है। वी ऑब्जर्व्ड हर मेटामॉर्फोसिस फ्रॉम अ शाय स्कूल गर्ल इनटू अ सेल्फ कॉन्फिडेंट बिजनेस वुमन, इसका मतलब क्या हो गया, मेटामॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, मेटामॉर्फिज्म का मतलब होता है चेंज हो जाना, ठीक है, ये एक तरह का अलग वर्ड है, विच शोज सम ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे क्या लिख रखा है कि हमने उसका मेटामॉर्फोसिस देखा, ठीक है, या ऑब्जर्व किया, एक शाय स्कूल गर्ल से सेल्फ कॉन्फिडेंट बिजनेस वुमन, मतलब उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, उसमें चेंज हुआ है उस लड़की में। पहले क्या थी वो, एक शाय, शाय मतलब क्या होता है, शर्माने वाली, है ना, स्कूल गर्ल थी, और अब क्या है, वो सेल्फ कॉन्फिडेंट बिजनेस वुमन है, ठीक है। तो इससे क्या पता लग रहा है, चेंज पता लग रहा है। तो जब भी चेंज इंडिकेट होना आपको किसी भी सेंटेंस में, तो आप किसका यूज करोगे, प्रपोजिशन ऑन का, सॉरी इनटू का यूज करोगे। आई होप यू आर गेटिंग इट, आगे बढ़े। थर्ड, टू बी रिप्लेस्ड बाय प्रपोजिशन इन, मैंने आपको बताया कि भाई इन और इनटू देखने में या यूज करने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन डिफरेंस होता है। लेकिन कुछ कुछ सेंटेंसेस ऐसे हो सकते हैं जहां पे मूवमेंट शो ना हो रही हो, और आप इनकी जगह इनटू का यूज कर सकते हो, ठीक है। बस ये ध्यान रखना कि अगर अंदर की बात है, इनसाइड ऑफ समथिंग की बात है, अगर वो रेस्ट पे है तो इनका यूज करोगे, और वो अगर बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है तो इनटू का यूज करोगे, ठीक है। जैसे पुट द मैगजीन इन द ड्रॉवर्स, इसका मतलब क्या हो गया, ड्रॉवर्स पता ना क्या होता है, तो ये कह रहा है कि भाई जो मैगजीन है उसको ड्रॉवर्स में रख दो, ठीक है। तो यहाँ पे इन भी आ सकता है और इनटू भी आ सकता है, यानी कुछ कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जहां पे इनटू भी यूज हो सकता है इंस्टेड ऑफ इन, लेकिन जब मोशन हो रहा है तो केवल इनटू, और अगर रेस्ट पे है, पोजीशन उसकी रेस्ट है, रेस्ट पे है, इनसाइड ऑफ एनीथिंग, तो किसका यूज करोगे, केवल इनका यूज करोगे, ठीक है। आई होप यू मस्ट हैव गॉट। फोर्थ है टू शो अ चेंज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, इसका मतलब क्या हो गया, एक मीडियम से अनदर मीडियम में जाने के लिए, ठीक है, या कोई प्रोसेस हो या चेंज हो, ऑलमोस्ट चेंज ही है, लगभग वैसी सेंस बना रहा है जो हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक है। तो किसका यूज करोगे, इनटू का यूज करोगे, लाइक वाटर इज कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर, ठीक है। आपको पता है कि भाई वाटर को अगर स्टीम दिया जाए या वाटर को गर्म किया जाए, तो वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो कन्वर्जन दिख रहा है ना, चेंज दिख रहा है कि भाई एक स्टेट का दूसरी स्टेट से चेंज हो गया है ना। तो इसलिए कन्वर्ट, मैंने आपको बता दिया ना, कन्वर्ट एक ऐसी वर्ब है और चेंज भी एक ऐसी वर्ब है जो हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन, मेटामॉर्फिज्म इंडिकेट करते हैं, तो इसलिए उसके साथ केवल और केवल मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको इनटू प्रेपोजिशन दिखेगी, ठीक है। तो वाटर इज कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर,
ठीक है, तो कन्वर्जन है, चेंज है, तो इनटू का यूज करेंगे। आई होप इस स्लाइड को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इनटू से ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, नहीं काम आएगा, इतना कर लो इनटू में और काफी है, मोर देन सफिशिएंट है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो इनटू के जितने भी यूजेस हैं, ऑल दी इंपॉर्टेंट यूजेस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। ठीक है, इस स्लाइड में इनटू कंप्लीट हो गया है। अब बढ़ेंगे हम आगे। ऑन टू, ऑन टू का मतलब क्या है? ठीक है, ऑन टू आपको याद आया होगा ऑन से। ठीक है, ऑन से याद आया होगा, है ना? ऑन से याद आया होगा। ऑन का मतलब क्या होता है? व्हेन यू पुट समथिंग ऑन अ सरफेस विच इज नॉट मूविंग और दी ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग, है ना? मतलब जब कोई चीज मोशनलेस पोजीशन पे रखी होती है, ठीक है, मोशनलेस स्टेट पे रखी होती है किसी भी सरफेस के ऊपर या फ्लोर के ऊपर, तो ऑन का यूज करते हैं। तो ऑन टू भी ऑलमोस्ट यही बताता है। जो इन और इनटू में क्या डिफरेंस है? इन भी पोजीशन बताता है एट रेस्ट इनसाइड ऑफ एनीथिंग, है ना? और इनटू क्या बताता है? मोशन फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। ऐसे ही ऑन टू है और ऑन है। ऑन का मतलब होता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज व्हाट? मोशनलेस ऑन द सरफेस ऑफ एनी सरफेस। बट ऑन टू क्या होता है? मूवमेंट शो करता है, इट शोज द मूवमेंट फ्रॉम अप टू डाउन। ठीक है, मतलब ऊपर से नीचे जब कोई चीज आती है, ऊपर से नीचे, तो किसका यूज करोगे आप? ऑन टू का यूज करोगे। ऑन हो गया सरफेस पे रखा हुआ, ऑन टू हो गया मोशन ऊपर से नीचे सरफेस तक आने तक। ठीक है, तो जैसा इन और इनटू में डिफरेंस है, वैसे ही ऑलमोस्ट ऑन और ऑन टू में डिफरेंस है। ठीक है, तो पहला यूज क्या है? टू इंडिकेट सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट और प्रोग्रेस, वही बता दिया मैंने। ठीक है, और कुछ नहीं है, एक या कोई मूवमेंट होगा या प्रोग्रेस होगा। अब इसमें मैंने पहला ही सेंटेंस गलत करके बताया। क्यों गलत करके बताया? यू विल गेट टू नो कि भाई मैंने क्यों गलत करा है। द प्लेन लैंडेड ऑन टू द रनवे। ठीक है, अब आपको पता है कि भाई मैंने आपको बताया ऑन टू जो है यूज होता है मूवमेंट के लिए, है ना? जब ऊपर से कोई चीज नीचे आ रही हो, तो यहाँ पे आपको पता है प्लेन जो है लैंड करता है रनवे पे। लेकिन फिर भी गलत क्यों हो गया है? ये गलत इसलिए हो गया है क्योंकि लैंड इज नॉट अ गुड वर्ड, एप्रोप्रिएट वर्ब ओवर हियर। क्यों? क्योंकि लैंड का मतलब होता है वो पोजीशन व्हेन इट इज ऑलरेडी लैंडेड, लैंडेड ऑन अ सरफेस। ठीक है, लैंड एक ऐसी वर्ब है, ठीक है, लैंड एक नाउन भी है, मैं वर्ब की बात कर रहा हूँ, जो मूवमेंट शो नहीं करता है। ठीक है, प्लेन ऊपर से आया, लैंड का मतलब हो गया कि भाई वो मोशनलेस स्टेट पे आ गया है एंड इट इज नॉट मूविंग नाउ। तो यहाँ पे इसलिए सेंटेंस इसलिए गलत हो गया है, हमारा सेंस वही है कि भाई ऊपर से नीचे आया, हम मूवमेंट को शो करना चाह रहे हैं, ऑन टू वहां पे सही लगा है। लेकिन जो गड़बड़ है वो किसकी है? लैंड की। लैंड जो वहां पे वर्ब है वो सही नहीं है, दिस इज नॉट एन अप्रोप्रिएट वर्ब ओवर हियर। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग लैंड, मैंने इसको सही करा है कैसे? द प्लेन ग्लाइडेड ऑन टू द रनवे। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे वैसे तो आपको देखने में ना, सुनने में, समझ में सही लगेगा कि भाई यहाँ पे प्लेन की मूवमेंट की बात करी जा रही है कि ऊपर से नीचे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑन टू भी लगा हुआ है। फिर भी ये सेंटेंस गलत क्यों हो गया है? क्योंकि यहाँ पे वर्ब का गलती है कि भाई वर्ब जो है लैंड नहीं आएगा, ग्लाइड आएगा, है ना? तो इस तरीके से आपको एक एक बात पे ध्यान देना होता है एरर निकालते हुए। ठीक है, आई होप यू मस्ट हैव गॉट। चलिए सेकंड पे आ जाते हैं। बोथ फॉर मोशन एंड द स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, देखो ऑन टू एक के लिए तो मैंने आपको बता दिया कि जब मैन यू हैव टू शो मोशन, मोशन ऊपर से नीचे। ठीक है, एक पोजीशन में, एक कंसेप्ट में और ऑन टू का यूज होगा कि भाई मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट, मतलब मोशन में था फिर स्टेट ऑफ रेस्ट पे आ गया। ठीक है, यानी कि एक है कि मोशन में आके बिल्कुल, अगर हम केवल रेस्ट दिखाएंगे, रेस्ट दिखाना चाहेंगे, स्टेट ऑफ रेस्ट दिखाना चाहेंगे, तो ऑन का यूज करेंगे। लेकिन हमें हमें क्या दिखाना है कि भाई मोशन से स्टेट ऑफ रेस्ट में आया है, पहले मोशन में था फिर रेस्ट पे आया है, तब ऑन टू का यूज करोगे। ठीक है, जैसे द कैट जम्प्ड एंड सैट onto the table। ठीक है, द कैट जम्प्ड एंड सैट onto the table। अब यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि भाई बिल्ली ने जंप किया और टेबल पे जाके बैठ गई। एक तो मूवमेंट शो हुआ और आखिर में रेस्ट पे क्या हुआ? ऑफ सिटिंग, है ना? मैंने आपको एक प्रपोजिशन बताई थी ओवर। मैंने आपको बोला था कि जब एक ही प्लेस पे कैट जंप करती है ना, तो इसके लिए क्या है? ओवर। ठीक है, तो एक ही प्लेस पे ऊपर से नीचे आने के लिए जो प्रपोजिशन है वो ओवर है। देखो कितना डिफरेंस हो गया, मतलब एक मूवमेंट के कारण प्रपोजिशन चेंज हो गई। तो इसलिए है ना, प्रपोजिशन को बड़ा ढंग से पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है। प्रपोजिशन में मैंने देखा कि बहुत से बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, बिकॉज इसके है ना बारीक थोड़े कंसेप्ट हैं, वही ध्यान रखने होते हैं। तो ओवर यूज होगा जब एक ही प्लेस पे कूद रहा हूँ, कोई भी, ऊपर से नीचे आ रहा हूँ। ऑन टू यूज होगा जब एक प्लेस से दूसरी जगह पे जा रहा हूँ। ठीक है, पहले मोशन, उसके बाद आपको दिखाना है एक स्टेट ऑफ रेस्ट, तो उसके लिए ऑन टू का यूज होगा। आई होप समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे बिल्कुल सूट कर रहा है आपका ऑन। आई होप यू मस्ट हैव गॉट व्हाट आई वांट टू लेट यू नो। आगे बढ़ जाते हैं। थर्ड है टू इंडिकेट द पोजीशन इनटू पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स। ठीक है, पब्लिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए मैंने आपको बताया था कि भाई आप किसका यूज करते हो?
बाय का भी यूज करते हो, है ना? और प्रीपोजिशन बाय, ठीक है, वो तो होता है जब किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आते जाते हो, है ना? और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में पोजीशन के लिए आप किसका यूज करोगे? ऑन टू का। जैसे द रेफ्यूजीज वर हर्डेड ऑन टू बसेस, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहा है? रेफ्यूजीज पता है आपको क्या होते हैं? रेफ्यूजीज आर दी नॉन सिटीजन्स ऑफ पर्टिकुलर कंट्री, ठीक है। द रेफ्यूजीज वर हर्डेड, हर्डेड यहाँ पे मतलब है मतलब भेड़ चाल में, मतलब बहुत सारे, ऑन टू बसेस तो भर भर के मतलब बसेस में चढ़ गए, ठीक है, या थे उसके अंदर बहुत सारे मतलब भीड़ के अंदर। तो यहाँ पे पोजीशन दिखाई जा रही है किसकी? रेफ्यूजीज की, ठीक है। किसके अंदर? बस के अंदर, जो कि एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। तो इस तरीके से आप ऑन टू का यूज करोगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चढ़ने के लिए भी मैंने आपको एक वर्ब बताई थी। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में जो प्राइवेट अपना व्हीकल होता है उसमें चढ़ने उतरने के लिए भी मैंने आपको प्रेपोजिशन बताई थी, है ना? तो एक बार और रिवाइज कर लेंगे आज, है ना? तो ये कह रहा है द रेफ्यूजीज वर हर्डेड ऑन टू बसेस, ठीक है। तो यहाँ पे पोजीशन दिखाई जा रही है रेफ्यूजीज की किसमें? बसेस में, तो इसलिए यहाँ पे ऑन टू का यूज हुआ। उसके बाद है द मैन वॉज नैब्ड फॉर ट्राइंग टू कैरी अ गन ऑन टू द प्लेन, ठीक है। नैब मतलब क्या होता है? नैब मतलब होता है अरेस्ट। तो इसी तरीके से आपको क्या यूज करना है? वो आपको वो कैब को याद रखना है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग में यहाँ पे अरेस्टेड भी लिख सकता था, है ना? लेकिन मुझे पता था कि भाई यू न्यू अरेस्ट, ठीक है, जो वर्ब है वो अरेस्ट आपको पता होगी, लेकिन आई थॉट कि भाई हो सकता है आपको नैब ना पता हो। तो दिस इज द वे ऑफ माई टीचिंग वोकैब, ठीक है। तो वोकैब को तरीका यही है कि भाई मैं इस तरीके से बताता हूँ कि भाई सिंपल वोकैब यूज ना करके आपको कुछ एडवांस वोकैब कराई जाए, ताकि वो भी आगे याद रहे जैसे सिंपल वोकैब याद रहती है। तो द मैन वॉज नैब्ड फॉर ट्राइंग टू कैरी अ गन ऑन टू द प्लेन। तो यहाँ पे वही है बात है, जो पोजीशन है किसकी? मैन की प्लेन के अंदर वाइल कैरिंग अ गन, वो इंडिकेट हो रही है, तो ऑन टू का यूज कर दिया। तो व्हीकल जो कि होता है पब्लिक व्हीकल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से पहले आप ऑन टू का यूज करोगे व्हेन यू हैव टू शो द पोजीशन, है ना? चलिए नेक्स्ट है टू रेफर टू एन एरिया दैट इज अज्यूम्ड टू बी अ सरफेस, ठीक है। आपको बताया था मैंने ऑन भी यूज होता है सरफेस के लिए। तो कभी कभार जैसे मैंने आपको बोला था कि भाई ये prepositions में कॉमन कॉमन यूजेस हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना अभी कि भाई इन और इनटू में भी एक कॉमन यूज होता है ना, कि भाई कोई चीज अंदर रखने के लिए इन और इनटू दोनों यूज हो सकते हैं। ऐसे ही ऑन और ऑन टू में भी यूज होता है। ऑन जो है यूज होता है सरफेस के लिए, ऑन टू भी यूज हो सकता है सरफेस के लिए। जैसे didn't used to make spectators entertain merely by walking onto the stage, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, जेडन क्या है? कोई भी परफॉर्मर है, ठीक है, और वो ऑडियंस, स्पेक्टेटर्स मतलब क्या हो गया? ऑडियंस, ऑडियंस को एंटरटेन करता था ओनली बाय मेरली बाय वॉकिंग ऑन टू द स्टेज, केवल स्टेज पे चल के, ठीक है। यानी कि जब भी आपको रेफर करना हो कोई भी मूवमेंट या कोई भी पोजीशन आपकी किसी भी सरफेस के ऊपर, तो आप ऑन और ऑन टू दोनों का यूज कर सकते हैं। हमेशा कोशिश करिए, अगर जो ऑब्जेक्ट है या जो थिंग है, नाउन है वो क्या है? मोशनलेस स्टेट में है सरफेस के ऊपर, तो ऑन। और अगर चल रहा है, यहाँ पे भी इंडिकेशन मिल रही है ना चलने की, ठीक है, तो चल रहा है तो जैसे मोशन हो रहा है सरफेस के ऊपर, तो ऑन टू का यूज हुआ। तो इस तरीके से आपको याद रखना है ऑन टू। एंड विद दिस ऑन टू भी अपना कंप्लीट हो गया है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये स्लाइड में पूरा ऑन टू कंप्लीट हो गया है, और जितने भी यूजेस हैं ये मोर देन सफिशिएंट है। क्या बोल रहा है? मोर देन सफिशिएंट। वैसे तो अगर आप कोचिंग वगैरह इंस्टीट्यूट वगैरह में पढ़ने जाओगे तो आपको पता है क्या केवल कौन सा यूज बताया जाएगा ऑन टू का? केवल ये, कि केवल ये वाला, उसके बाद जो है खत्म कर दिया जाएगा। बट मैंने जो है कुछ एग्जांपल्स देखे हैं कि भाई एक दो बार एडवांस प्रिपरेशन या कुछ ऐसे यूजेस आ जाते हैं जो हम ना पढ़ते हो बेसिक डेली लाइफ में, ठीक है। तो इसलिए आई एडेड सम अदर यूजेस ऑफ ऑन टू और अदर प्रिपरेशंस आल्सो, ठीक है। तो जो मैं करा रहा हूँ उससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी आपको कॉन्फिडेंस मिल जाता होगा व्हेन यू ट्राई टू अटेम्प्ट मैनी ऑफ द मॉक टेस्ट, है ना? चलिए अब हम पढ़ेंगे अप टू। वैसे तो अप टू है ना ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अगर आप है ना एमएस वर्ड के अंदर ऐसे करोगे ना, ये क्या आ जाता है बार बार? एमएस वर्ड के अंदर आप अप टू को ऐसे लिखोगे ना, तो वो रेड लाइन दिखा देगा, रेड अंडरलाइन दिखा देगा, क्योंकि एमएस वर्ड के हिसाब से या जनरल जो फॉर्मेट होता है उसके हिसाब से अप टू ऐसे लिखना चाहिए। बट मैंने ऐसे लिखा है, ठीक है, क्योंकि हम सभी प्रपोजिशन इस तरीके से ही देख रहे हैं। डबल प्रपोजिशन, इनटू ऐसे हो गया, ऑन टू ऐसे हो गया, अब है अप टू, ठीक है। अप टू की हिंदी बता देता हूँ क्या होती है। तक होती है, तक। अब कंफ्यूज मत होना, देखो कि बहुत सारे इंग्लिश में ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी हिंदी होती है, ठीक है, जैसे बाय, टिल, है ना, अनटिल, ठीक है, इस तरीके से। जैसे अगर मेरे को बोलना हो कि मैं 10 बजे तक आऊंगा या रात तक आऊंगा, आई विल कम, आई विल रीच बाय नाइट, ठीक है, या टिल नाइट, है ना, इस तरीके से यूज करते हैं।
तो ये वाला तक है टाइम के लिए, ठीक है। ये जो इनकी हिंदी है ये है टाइम के लिए, टाइम के लिए, टाइम के लिए जो हम बोलते हैं ना। लेकिन यहाँ पे जो आपका, एक सेकेंड, यहाँ पे जो आपका अप टू है, टू की जो हिंदी है ना, अप टू जो है उसका जो तक है वो टाइम के लिए नहीं है, वो किसके लिए है, वो नंबर्स के लिए है। कैसे, देख लो। टू मीन एज फार एज, सबसे पहले अप टू का आपको याद रखना है। टू मीन एज फार एज मतलब जहां तक भी हो सके, जहां तक, ठीक है। तक आ रहा है आखिर में, लेकिन ये तक टाइम के लिए नहीं है, ये किसके लिए है। ही वेंट जस्ट अप टू द सेकंड फ्लोर, ठीक है। ही वेंट जस्ट अप टू द सेकंड फ्लोर, इसका मतलब क्या हो गया कि भाई वो बस गया सेकंड फ्लोर तक, ठीक है। तो ये जो तक है ये किसके लिए, नंबर के लिए है, टाइम के लिए नहीं। तो तक जो होता है उसको ध्यान रखना दिमाग में, तक जो होते हैं अलग अलग तरीके से, मैं तक की बात नहीं कर रहा हूँ, तक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ये याद रखा हुआ है, ठीक है। तो आपको भी ऐसे ही याद रखना है कि जो तक है टाइम वाला उसके लिए ये प्रपोजिशन है, और जो तक है नंबर्स के लिए, सेकंड फ्लोर आपको पता ही है नंबर है ना, रैंक है या सीक्वेंस है, ठीक है। तो उसके लिए अप टू का यूज होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड, टू इंडिकेट अ मैक्सिमम अमाउंट और नंबर, ठीक है। वही है, मतलब मैक्सिमम अमाउंट को शो करने के लिए भाई मैं यहां तक ला सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, कहते हैं ना। तो वहां पे भी तक ही बोलेंगे ऑलमोस्ट हिंदी में, जैसे द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू टेक अप टू 10 डेज, हाँ वही है। तो मतलब मैक्सिमम आपको डेज या मैक्सिमम लिमिट बतानी हो जो नंबर्स में ही होती है, तो उसके लिए भी आप अप टू का यूज करोगे। जो प्रोजेक्ट है वो एक्सपेक्टेड है, मतलब उससे माना, मतलब सबने एक्सपेक्टेशन रखी हुई है प्रोजेक्ट से कि भाई वो कितने दिन और लेगा, 10 डेज, ठीक है। 10 डेज मतलब 10 दिन तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि भाई 10 दिन तक कंप्लीट करेंगे मैक्स, इस तरीके से। आई रीड दिस बुक टू 50 पेजेस, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भाई मैं इस बुक को पढ़ता हूँ, ठीक है। मतलब जब भी पढ़ता हूँ कब तक, 50 पेजों तक, ठीक है। सपोज करिए बुक में पढ़ता हूँ तो रोज 50 पेजेस तक पढ़ता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप अप टू का यूज करोगे, यहाँ पे आप बाय या टिल नहीं यूज कर सकते, तो को है ना ध्यान रखना, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, अगर टाइम के लिए तक है तो वो अलग है, और नंबर्स के लिए तक है तो वो अलग है, ठीक है। उसके बाद है बिफोर एजेस, हाँ, जो एजेस होते हैं उसके लिए भी, मतलब जो एज होती है वो भी अपनी नंबर्स में ही होती है, तो वहां पे भी आपको जो मैक्सिमम नंबर बोलना हो फॉर एज, तो टू का यूज करोगे, ठीक है। जैसे यू लुक अप टू 21, ठीक है। तुम लगते हो कहां तक, 21 तक, ठीक है। तो यहाँ पे एजेस के लिए भी अप टू का यूज करोगे। ही सेड ही वुड हैव अर्न इन बिलियंस अप टू 40, ठीक है। उसने बोला कि भाई वो जो है बिलियंस कमा चुका होगा, है ना, बिलियंस कमा चुका होगा कब तक, 40 तक, यानी कि जब वो 40 साल का हो जाएगा, या 40 साल तक, 40 साल तक मतलब प्रोसेस में है, जो भी वो कमा रहा है प्रोसेस में है। और उससे किसी ने पूछा कि भाई कब तक कितने कमा लोगे, तो वो बोला कि भाई मैं बिलियंस में कमा लूंगा 40 तक, यानी कि मेरे 40 साल की उम्र तक। उसके बाद है फोर्थ, टू मीन गुड एनफ फॉर, या कैपेबल ऑफ, या फिट फॉर, ये तीनों के मतलब इंडिकेट करता है आपका अप टू। गुड एनफ, कैपेबल ऑफ, या फिट फॉर। यू आर नॉट अप टू हर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई अब यहाँ पे अप टू का मतलब पता है क्या है, गुड एनफ फॉर का मतलब समझ में आ गया, कैपेबल ऑफ या फिट फॉर, ठीक भाई तुम इतने अच्छे नहीं हो, मतलब जितना उसका स्टैंडर्ड है जीने का, या तुम्हारा जो लेवल है वो उतना नहीं है जितना उसका स्टैंडर्ड है लिविंग का, या तुम्हारे स्टैंडर्ड्स उसके स्टैंडर्ड से मैच नहीं करते हैं, कुछ भी मान लो। चलिए आगे है, ही वॉज नॉट अप टू दिस पोस्ट, ठीक है। तुम लायक नहीं हो, या तुम कैपेबल नहीं हो, या तुम फिट नहीं हो इस पोस्ट के लिए। तो इस तरीके से यू वुड बी अंडरस्टैंडिंग आपका प्रपोजिशन, ठीक है भाई। उसके बाद है आपका नेक्स्ट, फिफ्थ है टू शो द रिस्पॉन्सिबिलिटी और चॉइस ऑफ समथिंग, और चॉइस ऑफ समवन। मतलब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या होता है, जिम्मेवारी। जब आपको जिम्मेवारी इंडिकेट करवानी हो, ठीक है, या चॉइस इंडिकेट करवानी हो, तो भी अप टू का यूज होगा। कैसे, इट इज ऑल अप टू यू टू कन्विंस हर फॉर मैरिज, ठीक है। ये इस तरीके से आपने सुना होगा ना कि मतलब जब भी आप निराश होते हो, या जब भी आपको टारगेट मिलता है, या जब भी आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना होता है, कहते नहीं ये सब कुछ तेरे ऊपर है भाई, सब कुछ तेरे ऊपर है। तो वो क्या होता है इंग्लिश में, इट इज ऑल अप टू यू, ठीक है। अप टू वहां पे रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है, अप टू उस सेंस में यूज होता है, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि भाई सब कुछ तुम्हारे ऊपर है, कन्विंस हर, उसको शादी के लिए मनाना, ठीक है। तो जो कर सकते हो करो, एंड कन्विंस हर टू गेट मैरिड, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस स्लाइड में कंप्लीट हो गया आपका अप टू, ठीक है। अप टू में इससे ज्यादा पढ़ने की कोशिश मत करना, ढूंढने की कोशिश करोगे यू विल बी वेस्टिंग योर टाइम, ठीक है, नहीं आता इससे ज्यादा, ठीक है। और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा, या
जो कॉमन यूज है उससे ज्यादा एक्स्ट्रा ही आपको पढ़ना, दैट इज वाई। तो फायदा क्या हुआ अगर नहीं पढ़ाऊंगा टीचर होने का, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। अपॉन, पॉन कैसा लग रहा है, ठीक है। ये किससे बना है, अप और ऑन से बना है, ठीक है। अपॉन जब भी आपके सामने है ना, अपॉन को इससे याद रखना, ठीक है। ऑलमोस्ट वही मतलब होता है जो ऑन का होता है, हल्का सा डिफरेंस है, बता देता हूँ। पहला, इन स्पीकिंग ऑफ थिंग्स इन मोशन, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया कि जो ऑन होता है और ऑन टू होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है। ये आता है स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है, एट अ सरफेस, है ना। और ये ऑन टू कब आता है, जब मोशन हो ऑफ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑन टू द सरफेस, मतलब ऊपर से नीचे आ रहे हो, मोशन की बात। ये रेस्ट की बात करता है, ये मोशन की बात करता है ना। ऐसे ही है क्या आपका अपॉन, अपॉन भी इस तरीके से बोलेगा, द कैट जम्प्ड अपॉन द सोफा, सोफा आई मीन, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, मोशन है। तो जब भी मोशन की इंडिकेशन होगी, चाहे वो कहीं से भी कूदी है, मोशन है ना ऊपर से नीचे आने में, तो किसका यूज करोगे, किसका यूज करोगे। अगर देखो ये सरफेस का मोशन होता तो अपॉन यूज नहीं होता, सरफेस के मोशन के लिए क्या यूज होगा आपका, सरफेस के मोशन के लिए ऑन टू भी यूज हो सकता है और इन टू भी यूज हो सकता है ना। ऑन टू जब होगा जब बार बार होगा या इनसाइड ऑफ एनीथिंग नहीं बोल रहा होगा, है ना। तो मोशन में भी डिफरेंस है, जब बाहर से अंदर आओगे तो इनटू, सरफेस के ऊपर ऊपर से नीचे आओगे या सरफेस के ऊपर चलोगे भी, ठीक है। सरफेस होना चाहिए ऑन टू, और ऊपर से मतलब मोशन की बात है सरफेस के ऊपर ही तो अपॉन, ठीक है। द कैट जम्प्ड अपॉन द सोफा, मतलब सोफे के ऊपर कूदी, चाहे कहीं से भी कूदी हमें मतलब नहीं, मोशन इंडिकेट हो रहा है, ठीक है। द कैट जम्प्ड अपॉन द माउस, दोनों ऑलमोस्ट समझ में आ गए होंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट है टू मीन ऑन, कभी कभार अपॉन ऑन की जगह भी ले लेता है। तुमने सुना होगा कभी कभार जैसे बोलते हैं ना कि भाई तुम्हारा ये टॉपिक है एंड यू हैव टू स्पीक अपॉन दिस, वहां पे ऑन भी यूज कर सकते हो, अबाउट भी यूज कर सकते हो, अपॉन भी यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको कुछ कॉमननेस दिखेगी कुछ prepositions में, ठीक है। जैसे यू वैल्यू इन सोसाइटी डिपेंड, यू वैल्यू नहीं आएगा यहाँ पे, योर आएगा, ठीक है। योर वैल्यू इन सोसाइटी डिपेंड्स अपॉन योर कंट्रीब्यूशन, कि तुम्हारी जो वैल्यू है ना सोसाइटी में, वो डिपेंड करती है तुम्हारे कंट्रीब्यूशन के ऊपर कि कितना तुमने किया है सोसाइटी के लिए, ठीक है। वही बात है कि अगर तुम किसी के लिए कुछ करते नहीं हो तो हाउ यू वुड बी रेस्पेक्टेड, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ऑन भी आ सकता है अपॉन भी आ सकता है। तो हर वक्त जरूरी नहीं है कि आप केवल ये इनको मोशंस के लिए यूज करो या इनके स्टेट के लिए यूज करो या इनके मूवमेंट या बीइंग इन रेस्ट पोजीशन के लिए यूज करो, है ना। तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हो। ऑल ऑफ यू हैव टू स्पीक अपॉन दिस टॉपिक, वही है ना, मैंने बता दिया कि भाई ऑन भी आ सकता है यहाँ पे कि भाई तुम्हें इस टॉपिक के ऊपर बोलना है। वैसे तो हिंदी क्या होती है, दोनों की पर होती है ना। तो कुछ कुछ हिंदी आपको याद रखनी है कि जो कुछ सेंटेंसेस में कॉमन होती है ना। तो पर होती है किसकी, हिंदी ऑन की भी और ऑन टू की भी, कि भाई लैंड के ऊपर आया, किसके ऊपर आया, प्लेन, है ना। और ये अपॉन की भी, हिंदी क्या होती है, पर होती है कुछ सेंटेंसेस में। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। थ्रू आउट, थ्रू आउट का मतलब क्या हो गया, थ्रू और थ्रू आउट में क्या डिफरेंस है, मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम इन सिंपल प्रेपोजिशन में। सिंपल प्रेपोजिशन में मैंने आपको बताया था कि जो थ्रू होता है वो किस लिए यूज होता है, ये जो है थ्रू आउट है, ये डबल प्रेपोजिशन है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम थ्रू, वो सिंपल प्रेपोजिशन है, ठीक है। सो डू नॉट गेट कंफ्यूज। थ्रू आउट कैसे यूज होता है देख लेते हैं, दो यूजेस है एनफ है, ठीक है, दो ही हैं इसके। पहला, टू मीन इन एवरी पार्ट ऑफ अ प्लेस और ऑब्जेक्ट, मतलब कोई जगह है उसकी थ्रू आउट, मतलब उसकी एवरी पार्ट पे, सभी जगह उसके रिलेटेड टू दैट प्लेस, मतलब जैसे एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। कोरोना वायरस स्प्रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड, समझ में आ गया कि भाई कोरोना वायरस जो है दुनिया के एक एक कोने में चला गया था, मतलब थ्रू आउट का मतलब समझ में आ गया ना कि भाई कंप्लीटनेस, ठीक है। कि इट हैड इकोनॉमिक रिसेशन थ्रू आउट चाइना, ठीक है। अभी क्या कह रहा है कि भाई पूरे चाइना में, पूरे चाइना में, ठीक है। आप इसकी हिंदी पूरा समझ सकते हो, ठीक है, पूरा समझ सकते हो या सारा बोल सकते हो, ठीक है, समझने के लिए। तो भाई इकोनॉमिक रिसेशन आया था पूरे चाइना में, ठीक है। तो समझ में आ गया ना, एवरी पार्ट ऑफ दैट थिंग जो भी हम बात कर रहे हैं, या दैट प्लेस। नेक्स्ट है टू मीन फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड ऑफ एन इवेंट और पीरियड ऑफ टाइम, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि भाई शुरुआत से लेके अंत तक जो भी टाइम है उसके लिए थ्रू आउट का यूज करोगे। यहाँ पे थ्रू आउट यूज हो रहा है प्लेस के लिए, यहाँ पे यूज हो रहा है टाइम के लिए, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में ये पीरियड ऑफ टाइम ही होता है, ठीक है। जैसे ही रिमेम्बर्ड हिज एक्स लवर थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है, कि भाई उसने अपनी एक्स लवर को, ठीक है, क्या करा,
याद किया पूरी जिंदगी, ठीक है, पूरी जिंदगी, यानी कि लाइफ का उसका जितना भी टाइम था ना, तब तक, शुरुआत से लेके अंत तक, जब भी उसकी गर्लफ्रेंड बनी थी और जब भी वो आज जिया, तब तक उसने अपनी गर्लफ्रेंड को याद किया। तो समझ में आ गया होगा, थ्रू आउट का मतलब होता है ऑल, एवरीबडी, यानी कि सारा, ठीक है, सब कुछ मिला के एक कंप्लीटनेस वाली फीलिंग आनी चाहिए थ्रू आउट के लिए। पहला प्लेस के लिए, दूसरा टाइम के लिए। आई होप आ गया होगा समझ, आगे बढ़े। अंडरनीथ। अंडरनीथ का मतलब क्या हो गया, मैंने आपको सिंपल प्रपोजिशन में बीनीथ पढ़ाया था, है ना, बीनीथ पढ़ाया था, और ये है आपका सिंपल प्रपोजिशन। लेकिन जो अंडरनीथ है, ये क्या है, ये है आपका डबल प्रपोजिशन। इसके जो यूजेस हैं, ये वैसे है ना बहुत कम देखने को मिलेगा, अंडर ज्यादा देखने को मिलता है। और अंडर से याद आया कि भाई अंडर मैंने आपको सिंपल प्रपोजिशन में नहीं कराया था। अंडर जो है एक्चुअली में सिंपल प्रपोजिशन होता है, बट आई फॉरगॉट टू ऐड दिस प्रपोजिशन इन द सिंपल प्रपोजिशंस लेक्चर, ठीक है, बट मैंने आज के सेशन में अंडर को ऐड कर दिया है, तो कुछ भी मिस आउट नहीं करेंगे। देखो मेरे को बाद में याद आया कि अंडर रह गया, सिंपल प्रपोजिशन ऐड नहीं किया, बिकॉज जो मेरे नोट्स हैं खुद के, जो मैंने खुद बनाए हुए हैं, उसमें भी मैंने आगे की तरफ, मतलब 2-3 पेज आगे करके अंडर को ऐड किया हुआ था, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा यूजेस के साथ। इसलिए जो है मैं जो है भूल गया था लास्ट टाइम अंडर कराना, ठीक है, तो मेरे को आज ही याद आया, तो मैंने क्या करा, ऐड कर दिया। तो यू हैव टू बिलीव ऑन दिस चैनल एसएससी टी पॉइंट एंड बिलीव मी, ठीक है, तो कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, मैंने ऐड किया, आई जस्ट डिड नॉट वांट कि भाई आपको कुछ छूटे, ठीक है। सो लर्न एंड स्टडी विद बिलीफ। चलिए, अब अंडरनीथ के बारे में बात करेंगे। अंडरनीथ क्या है, अंडरनीथ कैसे यूज होता है, और ये बीनीथ जैसा ही होता है, लेकिन हल्का सा डिफरेंस है, और इसका एक, वैसे बहुत कम देखने को मिलता है अंडरनीथ एग्जाम्स में और बुक्स में, ठीक है, बट जब भी आता है, हो सकता है तो कुछ भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। वैसे मेरे को भी बहुत कम दिखता है अंडरनीथ, लेकिन इसका जो यूजेस है एक दो ही है, ठीक है, ज्यादा नहीं है, देख लेते हैं। टू मीन सिचुएटेड डायरेक्टली बिलो समथिंग एल्स। देखो क्या डिफरेंस है बिलो और इसमें, अंडरनीथ में और बीनीथ में। देखो मैंने आपको बताया था बिलो कब आएगा, जब कोई, जैसे ए है और ये बी है, ठीक है, ए जो है बी के नीचे है, ए जो है बी के नीचे है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बिलो। इसके लिए क्या यूज करोगे, बिलो, ठीक है, या बीनीथ भी कर सकते हो, ठीक है। अब ये जो है ग्राउंड से टच नहीं है, ये सपोज करो ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ठीक है। जो ए है वो नीचे है बी के, लेकिन ग्राउंड से टच नहीं है, ठीक है, लाइक दो एरोप्लेन है, दो एरोप्लेन है आपस में जा रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बिलो हो जाएगा, ये हो जाएगा बिलो फ्रॉम दिस, है ना। लेकिन अंडरनीथ क्या होता है, डायरेक्टली टच में होता है, ठीक है, जब ए और बी आपस में टच हो, ए और बी आपस में टच हो, ठीक है, या ग्राउंड की बात करो, यहाँ पे ए लिख लो, यहाँ पे बी लिख लो, जब भी आपस, ये आपस में टच हो ना, बिलो में क्या होता, टच नहीं होता। अंडरनीथ में क्या होगा, डायरेक्टली चिपका हुआ होगा, जैसे ये हाथ इस हाथ के ऊपर है, ये हाथ नीचे है, टच में है, इस तरीके से, तो टच होना चाहिए। फादर फाउंड अ सिगरेट अंडरनीथ माई कार, ठीक है, तो कार के टच में है सिगरेट, ठीक है, पापा को मिली, इस तरीके से, समझ में आ गया ना। तो मतलब जो नीचे वाला ऑब्जेक्ट है वो टच में होना चाहिए ऊपर वाले ऑब्जेक्ट में, तब जाके आप अंडरनीथ का यूज करोगे। लेकिन बिलो में क्या होता है, नीचे वाला ऑब्जेक्ट ना ही ग्राउंड से टच होता है, ना ही ऊपर वाले ऑब्जेक्ट से टच होता है, ठीक है। आई होप छोटा सा डिफरेंस समझ में आ गया होगा। वैसे जो पढ़ता है ना शुरुआत में, वो इतना भी ध्यान नहीं देता है, दैट इज वाई कंफ्यूजन अराइज हो जाती है। चलिए, सेकंड है टू मीन सो एज टू बी कंसील्ड बाय समथिंग एल्स, मतलब कंसील कर देना कुछ, कंसील मतलब, रिवील मतलब क्या होता है, रिवील वर्ब का पता है, रिवील मतलब होता है डिस्क्लोज कर देना, कंसील रिवील का उल्टा है, ठीक है। कैश चेंज हैंड्स अंडरनीथ द टेबल, ठीक है, ये क्या मतलब हो गया कि भाई कैश चेंज्ड हैंड्स अंडरनीथ द टेबल, समझ में आ गया। ये पूरा स्टेटमेंट किसको, ये एक तरह का क्या है आपका, वो है, सो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इस पूरे सेंटेंस का एक वर्ड मैं बता सकता हूँ, ब्राइब, है ना, ब्राइबरी। तो मतलब जब टेबल के नीचे से पैसे निकलते हैं, ठीक है, या दिए जाते हैं किसी को, तो उसके लिए बोला जा रहा है कि भाई अंडर नीथ द टेबल, टेबल के नीचे से पैसे दिए जा रहे हैं, या कैश हैंड चेंज कर लेता है, ठीक है, तो इस तरीके से यूज होता है आपका अंडरनीथ, ठीक है, मतलब जब कुछ छुपाने वाली बात हो, ठीक है, इस तरीके से। रिवील मतलब क्या होता है, रिवील मतलब होता है डिस्क्लोज कर देना, उजागर कर देना। कंसील उसका उल्टा है, छुपा लेना, ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखोगे। तो जब कोई छुपाने वाली चीज हो किसी के नीचे से, तो वहां पे उसमें उस टाइम के इसका यूज करोगे अंडरनीथ का। थर्ड है टू मीन पार्टली और होली कंसील्ड बाय अ गारमेंट, कोई है मतलब छुपाना, या तो पार्टली या होली, किसके थ्रू, गारमेंट के थ्रू, यानी कपड़ों के नीचे अगर कुछ छुपाना है तो अंडरनीथ का यूज करो। लाइक एनीवन कैन ऑब्जर्व योर मस्कुलर बॉडी अंडरनीथ अ टेलर्ड व्हाइट स्पॉट्स शर्ट, मतलब कि भाई कोई भी ऑब्जर्व कर सकता है तुम्हारी मस्कुलर बॉडी, ठीक है, तुम्हारी टेलर्ड व्हाइट स्पोर्ट्स शर्ट के नीचे।
यहाँ पे टेलर्ड का क्यों यूज किया है वर्ब का? क्योंकि टेलर्ड मतलब क्या हो गया, वो नाई, वो सॉरी नाई तो नहीं होगा, दर्जी, दर्जी ने बनाई है वो शर्ट, तुम्हारी व्हाइट कलर की जो शर्ट है, स्पोर्ट शर्ट, ठीक है। तो यानी कि जो है विजिबिलिटी की बात हो रही है कि भाई मास्कुलर बॉडी तुम्हारी शर्ट के अंदर भी दिख सकती है ना। तो जब कपड़ों के नीचे की बात है, कपड़ों के नीचे कुछ छुपा हुआ है, तो वहां भी अंडरनीथ का यूज करोगे। एंड विद दिस ये स्लाइड ऑफ अंडरनीथ भी कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़े, गिव मी अ मोमेंट। अंडरनीथ क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ, आउट ऑफ आपने बहुत बार देखा होगा, सुना होगा, ठीक है, यूज भी किया होगा। आज एक और बार देख लेते हैं आउट ऑफ कैसे यूज होगा। आउट ऑफ के वैसे है ना बहुत सारे यूजेस हैं, अलग अलग हैं सबके, ठीक है, मतलब आउट ऑफ के बहुत सारे यूजेस हैं डिफरेंट वैरायटीज के, ठीक है, अलग अलग है सारे, देख लेते हैं। पहला क्या है, टू इंडिकेट द सोर्स और डेरिवेशन ऑफ समथिंग। मतलब डेरिवेशन मतलब क्या होता है, डेरिवेशन मतलब होता है किसी का पार्ट, ठीक है, जो किसी में से निकला हो, डिराइव हुआ हो, ठीक है। तो जब ऐसी कोई सेंस हो ना आपकी कि मतलब कोई किसी का सोर्स अपने पर्टिकुलर सोर्स में से निकला हो, कोई ओरिजिनेट हुआ हो जहां से भी, उसकी बात की जाए तो आउट ऑफ का यूज होगा। जैसे अ बेंच फैशनड आउट ऑफ अ फॉलन ट्री ट्रंक, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ट्री ट्रंक पता है, ठीक है, तो भाई एक फॉलन गिरा हुआ ट्री ट्रंक था, उसमें से एक बेंच बनाया गया, यानी कि उस बेंच का सोर्स क्या था, फॉलन ट्री ट्रंक, यानी कि जो भी सोर्स होगा उससे पहले आउट ऑफ का यूज कर दो, ठीक है। अब बेंच फैशनड आउट ऑफ अ फॉलन ट्री ट्रंक, तो उस बेंच का सोर्स क्या था, फॉलन ट्री ट्रंक था। आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड, टू मीन लिविंग अ कार और टैक्सी, ठीक है। मैंने आपको बताया था लास्ट सेशन में, जब भी आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए कोई प्रपोजिशन लगानी हो, लाइक मेट्रो का मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि भाई मेट्रो से आपको बाहर निकलना है, ठीक है, तो वैसे तो उसके लिए एक वर्ब बनी हुई है जो कि होती है डी बोर्ड। डी बोर्ड हो गई आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से बाहर निकलने के लिए, है ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से बाहर निकलने के लिए। और इसके लिए जो प्रपोजिशन यूज करूंगा मेट्रो से बाहर निकलने के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से बाहर निकलने के लिए, गेट ऑफ। देखो कितना बड़ा डिफरेंस है, गेट ऑफ यूज होता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट से बाहर निकलने के लिए, लेकिन खुद का व्हीकल हो या कार हो तो किसका यूज करोगे, गेट आउट, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है, गेट आउट आप कभी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से बाहर निकलने के लिए नहीं बोलोगे, ठीक है। गेट इन होगा अंदर के लिए, गेट इन होगा अपनी कार या कोई टैक्सी हो उसमें जाने के लिए, बैठने के लिए, ठीक है, एंट्रेंस के लिए। गेट आउट होगा बाहर निकलने के लिए, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। और गेट ऑफ होता है बाहर निकलने के लिए किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। तो छोटे छोटे डिफरेंस ध्यान रखने हैं। चलिए, गेट आउट ऑफ द टैक्सी, सिंपल। थर्ड है टू मीन फ्रॉम अमंग अ नंबर, ठीक है, मतलब जब नंबर में से कुछ बोला जाए कि मतलब समझ में आ जाएगा सेंटेंस देखोगे तो। जॉन स्कोर्ड, सॉरी, जॉन्स सन स्कोर्ड 98 आउट ऑफ 100 इन मैथमेटिक्स। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई उसका लड़का, किसका, जॉन का लड़का 100 में से, 100 में से 98 मार्क्स लाया है मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है। तो भाई आने चाहिए मैथमेटिक्स में, आ सकते हैं, मेरे तो कभी आए नहीं, नहीं आ सकते हैं, जो भी लाया हूँ रट्टा मार के लाया हूँ, ठीक है। तो भाई जब किसी नंबर में से कुछ निकालने की बात हो, ठीक है, तो किसका यूज करोगे आप, इसी का यूज करोगे, आउट ऑफ का, है ना। और यूज भी किए होंगे आपने, बचपन से ही बोलते आ रहे हो कि भाई आई गॉट दिस आउट ऑफ 100, इस तरीके से, है ना। चलिए फोर्थ है टू मीन नॉट हैविंग अ पर्टिकुलर थिंग, मतलब जब आपके पास पर्टिकुलर थिंग ना हो, और वो पर्टिकुलर थिंग कुछ भी हो सकती है, लाइक शी वेंट आउट आउट ऑफ कैश। अब यहाँ पे है ना, ये कंफ्यूज मत होना कि भाई यहाँ पे ये आउट दो बार के लिखे हैं। देखो ये आउट ऑफ है अपना preposition, ठीक है, और ये जो आउट है ये इसके साथ है, वेंट के साथ है। पहला वाला जो आउट है वो दर्शा रहा है बाहर की तरफ कि भाई आई वेंट आउट, ठीक है, मैं बाहर गया, बाहर। तो पहला वाला जो आउट है वो बाहर का दर्शा रहा है, पोजीशन ऑफ बाहर, है ना, आउटसाइड, इसका मतलब है आउटसाइड। और ये आउट ऑफ अलग है, कौन सा वाला, अपना वाला जो हम डबल प्रेपोजिशन कर रहे हैं। सो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड विद दीस काइंड ऑफ स्टेटमेंट। समझने की कोशिश करो कि क्या ये सही भी हो सकता है या नहीं। तो भाई वो बाहर गई आउट ऑफ कैश, यानी कि उसके पास वो पर्टिकुलर थिंग नहीं थी, उसके बिना गई। नॉट हैविंग क्या, कैश, यानी कि जब आपके पास कुछ ना हो उसको इंडिकेट कराने के लिए आउट ऑफ का यूज कर सकते हो, ठीक है। और ये जब भी यूज होता है, बहुत स्टेटमेंट में यूज होता है व्हेन कोई आपके पास सब्सटेंस नहीं होता है। जैसे हाउ डिड यू लाइक रन आउट ऑफ, हाउ डिड योर, यहाँ पे भी योर ही आएगा, ठीक है। हाउ डिड योर बाइक रन आउट ऑफ पेट्रोल, कि भाई तुम्हारी बाइक कैसे
रन आउट हो गई, रन आउट मतलब पेट्रोल के बिना चल गई, इस तरीके से। ये वो वाला रन आउट नहीं है। ये कौन सा वाला रन आउट है? थोड़ा सा भागने वाला। ठीक है, किसके लिए यूज हुआ है? बाइक के लिए यूज हुआ है। तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर थिंग है जो नहीं है किसके पास? बाइक के पास, वो क्या है? आउट ऑफ। तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ऐसे ही बोलते हैं ना, आई एम आउट ऑफ कैश, आई एम आउट ऑफ मनी, इस तरीके से बोला जाता है व्हेन यू डू नॉट हैव समथिंग या एनी स्पेसिफिक थिंग, तो आप आउट ऑफ का यूज कर सकते हो उस तरह के सेंटेंसेस में। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े। फिफ्थ, फिफ्थ क्या कहता है? टू शो नो लॉन्गर इन अ स्टेरिड प्लेस और कंडीशन। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई नो लॉन्गर, नो लॉन्गर कब यूज होता है? जब आप क्या हो? उस पोजीशन में नहीं रहे हो। ठीक है, ज्यादा समय तक। ठीक है, नो लॉन्गर इन अ स्टेरिड प्लेस और कंडीशन, एक कंडीशन में नहीं रहे हो। ठीक है, तब यूज होगा आपका आउट ऑफ। जैसे द पेशेंट ऑफ कोविड 19 इज नाउ आउट ऑफ डेंजर। ठीक है, मतलब जो कंडीशन थी किसकी? पेशेंट की। पेशेंट की जो कंडीशन थी किसकी? कोविड 19 के टाइम पे, अब वो जो है आउट ऑफ डेंजर है, और अब वो खतरे से बाहर है। यानी कि किसी खतरे से या किसी कंडीशन से, किसी स्टेट से, सिचुएशन से बाहर आने के लिए जो प्रेपोजिशन, डबल प्रेपोजिशन यूज करोगे वो है आपका आउट ऑफ। माई मोबाइल इज आउट ऑफ ऑर्डर, इस तरीके से बोलते हैं कि भाई ऑर्डर में नहीं है, यानी काम नहीं कर रहा है। तो आउट ऑफ ऑर्डर आप बहुत बार देखोगे एक तरह का फ्रेज यूज होता है। ठीक है, तो आउट ऑफ कब यूज करोगे? व्हेन यू आर नॉट इन दैट कंडीशन और एनी पर्टिकुलर स्टेट, है ना। चलिए, सिक्स्थ है टू शो व्हाट समथिंग इज मेड फ्रॉम। ठीक है, ये कभी कभार बताने के लिए कोई चीज किसी से बनी हो, कोई चीज किसी से बनी हो, है ना। तब आप किसका यूज करोगे? आउट ऑफ का यूज करोगे। लाइक द ड्रेस वॉज मेड आउट ऑफ लेनिन। ठीक है, जो ड्रेस है वो किससे बनी है? किससे बनी है? लेनिन के कपड़े से बनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप आउट ऑफ का यूज करोगे। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। सेवंथ है टू डिस्क्राइब वेयर समथिंग केम फ्रॉम और बिगिन, मतलब आपको बताना है, आपको शो करना है, इंडिकेट करना है, एक्सप्रेस करना है कि भाई कुछ जो आया है वो कहां से आया है। ठीक है, कुछ आया है वो कहां से आया है, तो बताने के लिए किसका यूज करोगे? आउट ऑफ का। लाइक ही पेड फॉर माई रूम आउट ऑफ हिज इनकम। उसके पास जो पैसे आए मेरे रूम को पे करने के लिए, मेरे रूम के लिए पे करने के लिए, कहां से आए? उसकी इनकम से आए। ठीक है, तो इस तरीके से आउट ऑफ का यूज करोगे भाई उसने जो पैसे दिए मेरे रूम के लिए वो अपनी इनकम से दिए हैं, यानी कि जो पैसे कहां से आए हैं? उसकी इनकम से आए हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। टू मीन नो लॉन्गर इन्वॉल्व, मतलब आपको शो करना है कि भाई अब आप उस स्थिति में नहीं रहे हो। ठीक है, आप इन्वॉल्व नहीं हो अब उस स्टेट में, उस कंडीशन में, या उस मोमेंट में, या उस सराउंडिंग में। ठीक है, इन्वॉल्वमेंट के लिए ना, मतलब नो इन्वॉल्वमेंट के लिए यूज होगा। ठीक है, ही गॉट आउट ऑफ द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। ठीक है, वो निकल गया है बाहर, वो इन्वॉल्व नहीं रहा है अब किस उस स्मोकिंग की आदत से। ठीक है, यानी कि किसी कंडीशन, स्टेट या किसी मोमेंट से बाहर निकलने के लिए भी आउट ऑफ का यूज करोगे। और इसके है ना ज्यादातर क्या आता है? ये वाली वर्ब आपको दिखेगी, गेट। और गेट तब भी तो यूज होता है, गेट आउट ऑफ माई रूम, मेरे रूम से बाहर चले जाओ। यानी कि किसी जगह से बाहर निकलने के लिए भी आप आउट का यूज करोगे, आउट ऑफ का यूज करोगे विद द वर्ब मेनली गेट आती है। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े। नहीं, नाइन्थ और है आउट ऑफ का, आई थॉट कि कंप्लीट हो गया। टू मीन फ्रॉम अ प्लेस और पोजिशन इन साइड समथिंग टू अ प्लेस और पोजिशन दैट इज बियॉन्ड इट, नॉट अ पार्ट ऑफ इट। ठीक है, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। इस पूरे इंस्ट्रक्शन को देखने की जरूरत नहीं है। मतलब जब आप कहीं से निकल के कहीं और जाते हो तो आउट ऑफ का यूज करोगे। जैसे द डॉग जम्प्ड आउट ऑफ द टेबल, मतलब डॉग ने टेबल से कूदा, यानी कि टेबल के बाहर चला गया। और रैन डाउन स्टेयर्स, मतलब सीढ़ियों के नीचे चला गया, भाग गया सीढ़ियों के नीचे। ठीक है, यानी कि सिंपल सी बात है, सिंपल वही बता रहा है जो मैंने अब तक बताया कि भाई कहीं से कहीं जाना, कहीं से कहीं बाहर की तरफ जाना या ऊपर की तरफ जाना, इस तरीके से, मतलब उस पर्टिकुलर पोजीशन से या प्लेस से दूर चले जाने के लिए आउट ऑफ का यूज करोगे। ठीक है, तो जितने भी स्टेटमेंट्स बन सकते थे यूजिंग आउट ऑफ डबल प्रेपोजिशन, आई टोल्ड यू, आई मेड यू अंडरस्टैंड। ठीक है, आई होप इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आई होप क्या, मुझे पता है, बट आई वॉज होपिंग कि भाई आप पढ़ लोगे। ठीक है, ये सारे कर लेना क्योंकि इससे बाहर नहीं आना है, और अगर ये आप डेडिकेशन के साथ करते हो तो नो विल इज गोना, नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग सक्सेसफुल। देखो, अब तक हमने कंप्लीट कर लिया है डबल प्रेपोजिशन। डबल प्रेपोजिशन जितने भी थे मैंने आपको बता दिए, कंप्लीट हो गए हैं। अब अंडर की बारी है। अंडर आज के सेशन में दोबारा बता देता हूँ क्यों मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। वैसे तो डबल प्रपोजिशन आउट ऑफ के बाद कंप्लीट हो गई थी, लेकिन अंडर को यूज करने का एक रीजन ये है कि अंडर मैंने सिंपल प्रपोजिशन में नहीं कराया था, है ना। सिंपल प्रपोजिशन, सॉरी, अंडर इसमें नहीं कराया था आपके कंपाउंड प्रपोजिशन में। कंपाउंड में आता है, सिंपल में आता है, नहीं, अंडर जो है सिंपल में आता है। ठीक है, तो
आई फॉरगॉट कि भाई मेरे को ऐड करना था, बट मैंने बाद में रियलाइज किया कि भाई मैंने अंडर नहीं कराया, तो सडनली आई एडेड अंडर इनटू माय स्लाइड एंड प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ यू। तो डबल prepositions इज completed, ठीक है, कंप्लीट हो गया है। अब अंडर के बाद वी आर गोइंग टू वाइंड अप द सेशन, ठीक है, जुकाम हो गया है। चलिए अंडर देखते हैं। अंडर, ये अंडर वो वाला अंदर नहीं है, ठीक है, एक अंदर होता है एक अंडर होता है, ये उस अंदर से मत सोचना जो हिंदी में हम अंदर बोलते हैं। इसके यूज पे आते हैं सीधा, टू मीन लेस देन, ठीक है, टू मीन लेस देन, ये लेस देन की जगह ले लेता है। क्यों ले लेता है? क्योंकि मैंने आपको बताया था ओवर, ओवर अगर मोर देन की जगह ले लेता है तो आपका अंडर लेस देन की जगह ले लेगा, ठीक है। लाइक शी लुक्स अंडर 16, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? वह 16 की कम की लगती है। इसको ऐसे भी बोल सकते थे, शी लुक्स लेस देन 16, ठीक है, वह 16 से कम की लगती है, इस तरीके से, ठीक है, समझ में आ गया। तो आप यूज कर सकते हो अंडर को इंस्टेड ऑफ द फ्रेज लेस देन। चलिए नेक्स्ट है टू मीन बिलो। बिलो की जगह भी आपको अंडर का यूज कर सकते हो, ठीक है, मैंने आपको बताया था कुछ कॉमननेस होती है कुछ प्रपोजिशंस में, तो वो ही है अंडर और बिलो के बीच में। द कैट इज अंडर द टेबल, ही सेट अंडर अ ट्री, ठीक है। अब देखो डिफरेंस बताता हूँ। मैंने आपको बोला कि भाई अगर ये है एक और एक ये है, ठीक है, ये है ए ये है बी, ठीक है, ये है आपका ग्राउंड। डिफरेंस बता देता हूँ। बिलो का मतलब भी होता है नीचे और अंडर का मतलब भी होता है नीचे, लेकिन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है। वैसे तो कंफ्यूजिंग प्रपोजिशन मैं बताऊंगा आगे जाके, लेकिन हो सकता है कि आप कंफ्यूजिंग प्रपोजिशन ना लो करो, ठीक है, एक सेशन जो मैं बनाने वाला हूँ, हो सकता है यू में फील वेरी कि भाई मैंने इतना कर लिया प्रपोजिशन, कंफ्यूजिंग प्रपोजिशन करने की क्या जरूरत है, फिर इसलिए अभी बता रहा हूँ कि भाई अगर इन दोनों की हिंदी होती है नीचे, ठीक है, लेकिन एक हल्का सा डिफरेंस होता है। अगर ए बी से नीचे है, ठीक है, ए बी से नीचे है, ठीक है, और ग्राउंड पे नहीं है तो बिलो, ठीक है, लेकिन अगर ये ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड हो गया, उसके बाद ये हो गया आपका ए और ये हो गया आपका बी। अब ये ए ग्राउंड पे है और बी से नीचे है, तो अब यहाँ पे जो प्रपोजिशन यूज होगी वो अंडर यूज होगी, ठीक है। इसलिए बोला जाता है द कैट इज अंडर द टेबल, इसलिए नहीं बोला जाता द कैट इज बिलो द टेबल। क्यों? क्योंकि बिलो में जो ऑब्जेक्ट नीचे होता है ऊपर वाले से वो ग्राउंड को टच नहीं करता है, ठीक है। लेकिन लाइक टू एरोप्लेन्स जाते हैं साथ साथ, तो नीचे वाला हवा में होता है ऊपर वाला भी हवा में होता है, नीचे वाले के लिए क्या बोलेंगे? बिलो, बिलो द अपर वन, ठीक है, सॉरी। तो उसके बाद अंडर, अंडर का यूज कैसे करोगे? अंडर क्यों आता है इस वाले इन दोनों सेंटेंसेस में? अंडर का यूज क्यों हुआ? क्योंकि अंडर में क्या होता है, जो नीचे वाला सेंटेंस नीचे वाला जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो ग्राउंड से टच करना चाहिए, तभी अंडर का यूज होगा। कैट ग्राउंड से टच कर रही है, टेबल से नीचे है लेकिन ग्राउंड से भी टच कर रही है, वो ग्राउंड पे बैठा हुआ है, ट्री के नीचे है लेकिन ग्राउंड पे भी बैठा हुआ है, इस तरीके से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड, ही सॉरी टू मीन लोअर इन पोजीशन, ठीक है। लोअर इन पोजीशन का मतलब मैंने आपको बिलो का एक बताया था, एक सेंटेंस बताया था कि जब डिग्निटी या पोजीशन की कम होने की बात हो तो बिलो का यूज करते हैं, ऐसे ही अंडर का भी यूज कर सकते हो। जैसे ही इज एन एम्प्लॉय अंडर मी, ठीक है, वो जो एम्प्लॉय है लेकिन उसकी जो पोजीशन क्या है वो मेरे से नीचे है, यानी कि पोजीशन में कम होना या डिग्निटी में कम होने के लिए किसका अंडर और बिलो का यूज कर सकते हो। तो वो एक एम्प्लॉय है मेरे अंडर, मतलब मेरे अंदर नहीं, मेरे अंडर मतलब मेरे से नीचे, इस तरीके से, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग इट। आगे बढ़ते हैं। टू मीन कवर ऑफ, मतलब जब आप कवर करने की बात हो, कवर ऑफ का मतलब समझ में आ गया ना, वो वाला कवर, ठीक है, इज अ कोवर्ट एजेंट वाला, ठीक है। जैसे द किंग वॉकड अबाउट अंडर द गाइज ऑफ अ बेगर, मतलब जो किंग है वो चला, ठीक है, या गया अंडर अ गाइज। एक होता है गाइज, एक होता है डिसगाइज, ठीक है। डिसगाइज मतलब क्या होता है? मतलब किसी को वो कर देना, किसी का बेवकूफ बना देना, ठीक है, या छल कपट कर देना, या समझ में आ गया ना। और अंडर का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? कवर ऑफ, मतलब जो उसने बहरूपिया मतलब होता ना, पहनावा था उसका बेगर जैसा था, ठीक है। तो इस तरीके से अंडर का यूज होगा। कवरिंग जो थी या गाइस जो था उसका बेगर वाला था, उसका जो रूप था, रूप इज अ गुड वर्ड हुई है ना, जो रूप था वो बेगर वाला था, है ना। तो इस तरीके से आप यूज करोगे इसका अंडर का। कवर एक तरीके से कवर, कवरिंग वाली फीलिंग आनी चाहिए, ढका हुआ, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू मीन ड्यूरिंग और बिकॉज ऑफ, ड्यूरिंग मतलब के दौरान, ठीक है। ड्यूरिंग कब यूज करते हैं? जब कोई प्रोसेस चल रहा होता है, एंड बिकॉज ऑफ आपको पता ही है, बिकॉज ऑफ, है ना। तो ड्यूरिंग या बिकॉज ऑफ की जगह आप किसका यूज कर सकते हो? अंडर का। लाइक अंडर प्रेजेंट कंडीशन नो चेंज इज पॉसिबल, इसका मतलब क्या हो गया कि भाई
ड्यूरिंग प्रेजेंट कंडीशन नो चेंज इज पॉसिबल, या बिकॉज ऑफ प्रेजेंट कंडीशन नो चेंज इज पॉसिबल। इस तरह के सेंटेंसेस अगर आप रेगुलरली नोवेल, न्यूज़पेपर या कोई बुक पढ़ते हो लिटरेचर की, देखे होंगे किसके साथ आपने, अंडर के साथ। अंडर प्रेजेंट कंडीशन का मतलब ये नहीं हुआ प्रेजेंट कंडीशन के नीचे। तो वही मैंने बोला आपको कि preposition की कोई स्पेसिफिक हिंदी नहीं होती है, डिपेंड करता है सेंटेंस टू सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे अंडर की हिंदी के नीचे नहीं है, यहाँ पे अंडर की जो मीनिंग है, हिंदी मीनिंग है, वो है ड्यूरिंग प्रेजेंट कंडीशन, यानी कि प्रेजेंट कंडीशन के दौरान कोई चेंज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से यू वुड बी यूजिंग व्हाट, अंडर। चलिए नेक्स्ट है टू टू मीन बीनीथ। बीनीथ भी बताया था आपको, बीनीथ का मतलब भी के नीचे के लिए होता है, और बीनीथ का मैंने एक अलग से यूज भी बताया था कैसे यूज होता है। तो बीनीथ की जगह भी अंडर का यूज हो सकता है, लाइक व्हाट डिड यू वियर अंडर योर जैकेट, तुमने अपनी जैकेट के अंदर क्या पहना हुआ है। अब यहाँ पे अंडर का मतलब क्या है, अंदर है, ठीक है। यहाँ पे इस वाले सेंटेंस के अंदर अंडर की हिंदी अंदर है, तो डिपेंड करता है सेंटेंस कैसा है, ठीक है। तो तुमने अपनी जैकेट के अंदर क्या पहना है। चलिए नेक्स्ट है टू मीन स्टेट। जब आपको किसी की स्थिति बतानी हो, कंडीशन इंडिकेट करवानी हो, तो अंडर का यूज करेंगे, लाइक माई मोबाइल वॉज सेंट अंडर रिपेयर। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई मेरा जो मोबाइल है वो भेजा गया अंडर रिपेयर्स, या भेजा गया है अंडर रिपेयर्स, मतलब क्या हो गया। इस तरह के स्टेटमेंट आपने देखे होंगे। अंडर रिपेयर्स मतलब वो एक ऐसी स्टेट में है जब उसकी रिपेयरिंग हो रही है, ठीक है। अंडर रिपेयर्स इस तरीके से स्टेट दिखा रहा है। उसके बाद पेशेंट इज अंडर नेसेसरी, नेसेसरी नहीं आएगा यहाँ पे, नेसेसरी अंडर, यार यहाँ पे नेसेसरी छोड़ो, यहाँ पे लिख दो, सेट लिख देते हैं, ठीक है। या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सीरियस कंडीशन, ठीक है। जो पेशेंट है वो क्या है, सीरियस कंडीशन में है, सीरियस कंडीशन। तो इस तरीके से आपने सुने होंगे, देखे होंगे सेंटेंसेस यूजिंग अंडर, ठीक है। तो आप यूज कर सकते हो जैसे मैंने यूज किया है। एट्थ है टू शो सबऑर्डिनेशन। सबऑर्डिनेशन मतलब क्या होता है, एक होता है कोऑर्डिनेट, एक होता है सबऑर्डिनेट, एक होता है ऑर्डिनेट, है ना। तो यूज सबके पता रहने चाहिए, लेकिन सबऑर्डिनेट का मतलब बता देता हूँ। सबऑर्डिनेट का मतलब होता है किसी के नीचे, पोजीशन में, डिग्निटी में, ठीक है। जब आपकी पोजीशन किसी से नीचे हो, एंड इफ यू आर इंफीरियर टू समबडी, ठीक है, तो किसका यूज करोगे आप, अंडर का। लाइक द डिपार्टमेंट इज अंडर डीएसपी प्रदीप, तो डीएसपी प्रदीप के अंडर है, यानी कि नीचे आता है वो डिपार्टमेंट। बहुत बड़ी बात हो गई है ना। चलिए नेक्स्ट है द वर्ल्ड रन्स अंडर हिम। जो पूरी दुनिया है उसके अंडर काम करती है, मतलब पूरी दुनिया है किसके अंडर चलती है। ऐसे तो पूरी दुनिया किसी एक पर्टिकुलर इंसान के अंदर नहीं चलेगी, तो यहाँ पे हिम की जगह गॉड भी बोल सकते हैं। तो पूरी दुनिया है किसके अंडर शिवा भी बोल सकते हैं, है ना। तो पूरी दुनिया जो है किसके अंडर चलती है, उसके अंडर चलती है, यानी कि उसके नीचे चलती है ना, यानी कि उसका कंट्रोल है। तो इस तरीके से सभी यूज कंप्लीट हो गए हैं। अब ये एक्सप्रेशंस देख लेते हैं, कुछ अंडर के कुछ कॉमन एक्सप्रेशंस होते हैं जो आपने पहले देखे होंगे मूवीज वगैरह में, न्यूज़पेपर वगैरह में, लिटरेचर वगैरह में। तो देख लेते हैं। अंडर द नेम ऑफ, सुना होगा, पक्का सुना होगा, अंडर द नेम ऑफ, मेरे नाम के नीचे है, चल मतलब अंडर द नेम ऑफ कब यूज होता है, मतलब उसके नाम के ऊपर है सब कुछ, उसके नाम में है, मतलब समझ में आ गया ना जो क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ। अंडर द नेम ऑफ दिस मैन, इस तरीके से। अंडर द सिग्नेचर ऑफ दिस मैन, इस तरीके से। अंडर द थ्रेट, ठीक है, अंडर द थ्रेट यहाँ पे भी लिखने वाला था मैं। अंडर द थ्रेट का मतलब समझ में आ गया। अंडर ग्रेट डिफिकल्टी, अंडर कंट्रोल, अंडर कंट्रोल तो पता होगा कि भाई मैं कंट्रोल में हूँ, है ना। अंडर द रूल्स, अंडर वाटर, इस तरीके से आपको ध्यान रखने हैं। वैसे अंडर वाटर है ना, ये साथ में आना चाहिए, बट कोई बात नहीं, ऐसा कोई मेजर एरर नहीं है। तो इस तरीके से आपको कुछ फ्रेजेस हैं, कॉमन फ्रेजेस किसके अंडर के। और अंडर वैसे तो डबल preposition के नहीं अंदर नहीं आता, ये सिंपल preposition के लिए के अंदर आता है ना। अंडर जो है मैंने इसलिए ऐड करा डबल prepositions में, बिकॉज आई फॉरगॉट, अगेन इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर जो लेक्चर फर्स्ट टाइम ले रहा हूँ आज, तो हो सकता है कि भाई वो बच्चा सोचे कि भी अंडर डबल preposition में क्यों हो रहा है। अंडर जो है डबल preposition में इसलिए हो रहा है बिकॉज आई कुड नॉट मेक यू अंडरस्टैंड अंडर इन सिंपल preposition, तो इसलिए आई एडेड इट लेटर, ठीक है। तो आज के सेशन में हमने सभी प्रेपोजिशन कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट सेशन में देखते हैं क्या करते हैं। अभी प्रेपोजिशन एक्चुअली कंप्लीट नहीं हुई है पूरी तरह से, डू नॉट बी इन हरी कि भाई प्रेपोजिशन कंप्लीट हो गई है। अभी प्रेपोजिशन में बहुत कुछ पढ़ना है और धीरे धीरे करेंगे, है ना। तो आज का सेशन ठीक ठाक था, लंबा था, बढ़िया था, है ना। तो आज के सेशन में वी गॉट टू नो, वी लर्न अबाउट डबल प्रेपोजिशंस, है ना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में विद सम अदर स्टफ in prepositions only. Until then, what you have to do, have fun in your life and have faith in God and enjoy. Bye bye.